मैं ज्योति द्विवेदी मेकल चौथा कॉलेज डिंडोरी से। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है और मेरे टॉपिक का नाम है क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी, उसके टाइप्स और उसकी इम्पोर्टेंस, या आप कह सकते हैं उसका फंक्शन, क्या क्या उसका काम होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। तो जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में जो कुछ धागों के समान संरचनाएं दिखती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, इन्हें ही हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ तो होता है क्रोमा प्लस सोम्स। मतलब कि क्रोमा मतलब होता है कलर और सोम्स मतलब होता है बॉडी। मतलब कि ऐसी संरचनाएं या ऐसे तंतु जो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम जो होते हैं ये आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। आनुवांशिकता के वाहक ये क्यों होते हैं? तो इसका ये रीजन है कि इनमें जीन्स पाए जाते हैं और आपको पहले भी बताया गया था कि जीन्स में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होते हैं। तो इसलिए ये आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, मतलब कि ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर आता है इसके टाइप्स कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसको अलग अलग आधार पे डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला है इसमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहला है ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। मतलब कि सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पे क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक हम किन्हें कहेंगे? जब क्रोमोसोम की एक भुजा और उनके दूसरी भुजा जो होती है वो काफी छोटी होती है और उनके बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। मतलब कि एक भुजा तो बड़ी होगी लेकिन जो दूसरी भुजा होगी वो बहुत छोटी होगी, तो इन्हें हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और फिर आता है टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो ऊपर वाली भुजा होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। इनमें सिर्फ एक लंबी वाली भुजा होती है और ऊपर जो है सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। फिर आता है मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक हम किसे कहेंगे? मेटासेंट्रिक मतलब होता है कि जब जो सब मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक हम उन्हें कहेंगे जिनकी एक भुजा लंबी और एक भुजा छोटी होती है, तो इन्हें हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। और फिर आता है मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक हम उन्हें कहेंगे जिनमें सेंट्रोमियर के अगल बगल की दोनों भुजाएं जो होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से पहला हो गया ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा आता है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब कि सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसेंट्रिक। मतलब कि ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेंट्रोमियर नहीं पाए जाते उन्हें हम कहते हैं एसेंट्रिक। फिर आता है मोनोसेंट्रिक, मतलब कि ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सिर्फ एक सेंट्रोमियर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है पॉलीसेंट्रिक, मतलब कि ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें बहुत सारे सेंट्रोमियर पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीसेंट्रिक। फिर आता है ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस इन सेल्स, मतलब कि सेल्स के में प्रेजेंट के आधार पे क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, मतलब कि ऐसे क्रोमोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, है ना, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। और ऐसे क्रोमोसोम जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, यूकैरियोटिक जो होगा वो प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेस ऑफ नेचर, उनके स्वभाव के आधार पे क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है सोमैटिक क्रोमोसोम्स और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम। सोमैटिक क्रोमोसोम्स मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं, जैसे कि अपन ये कह सकते हैं कि अपने मनुष्य के शरीर में 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब कि टोटल हम कहेंगे 46, जिसमें से 1 से लेकर के 22 तक, 22वीं जोड़ी तक के जो क्रोमोसोम होंगे वो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। और लास्ट का जो एक पेयर होता है 23वां क्रोमोसोम जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, मतलब कि इसी के द्वारा जो बच्चे के लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो जो मेल होते हैं उसमें जो है इसकी जो संख्या होती है वो एक्स और वाई होती है, और फीमेल में जो होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेस ऑफ नेचर। फिर आता है ऑन द बेस ऑफ स्टेन, मतलब कि कलर के आधार पे। तो इसके आधार पे ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला है यूक्रोमेटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। तो जब हम स्टेनिंग करते हैं तो ऐसे क्रोमोसोम जो लाइट कलर देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, और ऐसे क्रोमोसोम जो कि स्टेनिंग के दौरान कलर
डार्क देते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिक। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेस ऑफ स्पेशलिटी, मतलब कि उनकी विशेषताओं के आधार पर क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं, लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम और बीटा क्रोमोसोम्स, ये जो होते हैं बहुत आकार में बड़े होते हैं, मतलब कि इन्हें हम अपनी खुली आंखों के द्वारा बिना माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की खोज ल्यूकर्ट ने की थी और ये दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं वो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, मतलब कि जो ऊपर वाला है वो एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स या फिश के उस साइड्स में पाया जाता है, और ये जो नीचे वाला है वो जो काइनोरॉमस कार्बा की लाल ग्रंथि में भी पाया जाता है। इस कारण से इसको जो है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम का जो फाइन स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो जब हम फाइन स्ट्रक्चर देखते हैं तो पहला आ जाता है इसमें पैरानोमिक कॉइलिंग और दूसरा आता है प्लेक्टोनोमिक कॉइलिंग। तो कॉइलिंग के आधार पर हम देख रहे हैं तो पैरानोमिक मतलब कि ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के समांतर होंगे, ये आप देख रहे हैं दोनों क्रोमोसोम समांतर है, आपस में दूर दूर है, तो दोनों को अलग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और प्लेक्टोनोमिक कॉइलिंग में क्या होता है, ये आपस में मतलब कि कॉइल होती है इसके अंदर, जिसके कारण इनको अलग करना मुश्किल होता है। फिर इन्हीं संरचनाओं को बेस रख करके मल्टी स्टैंडर्ड मॉडल दिया गया, जो जिन्होंने स्टिकर्स नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रोमोसोम की संरचना को समझाने के लिए मल्टी स्टैंडर्ड मॉडल दिया। इन्होंने यह बताया कि प्रत्येक जो क्रोमोसोम होता है वो दो क्रोमेटिड्स से मिलकर बना होता है, प्रत्येक जो क्रोमेटिड्स होता है वो 1/2 क्रोमेटिड्स से मिलकर बना होता है, प्रत्येक जो 1/2 क्रोमेटिड्स होता है वो 1/4 क्रोमेटिड्स से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से जो है लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो सबसे नीचे होते हैं वो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं और उसके जस्ट नीचे जो होते हैं वो डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए से मिलकर के बना होता है, लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको अमान्य कर दिया। इसके बाद जो है दूसरा मॉडल दिया गया, उसे हम कहते हैं फोल्डेड फाइब्रिल मॉडल। इसको ड्यूप्रा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और यह सिद्धांत जो है, ये मॉडल जो है ये मान्यता प्राप्त है, ये मान्य है। इसमें ये बताया गया था कि जब डीएनए के धागे होते हैं वो बहुत बार जो है कुंडलन करते हैं, कॉइलिंग करते हैं, तो उनसे जो है क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संरचना। तो क्रोमोसोम की संरचना जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि सबसे जो बाहरी भाग होता है वो पेलिकल्स का बना होता है। सबसे बाहरी भाग को हम पेलिकल कहते हैं, जो कि अंदर जो भी उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनको वो सपोर्ट करने का काम करता है। फिर इसके बाद उसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है जो कि उसको चिपकने से रोकता है और अंदर जो है तरल पदार्थ के रूप में होता है। फिर इसके अंदर जो है धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। फिर जो है यहाँ पर बीच बीच में आप देख रहे हैं जब दोनों प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, इस पहले देखिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जब इसमें क्रोमोसोम्स में पहला जो है विभाजन होता है उसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फिर जो दूसरा होता है उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और जो ये गोल संरचना पाई जाती है इसे हम सैटेलाइट कहते हैं, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है उसे हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। फिर आता है इनके बीच में जो ये आप देख रहे हैं धागे की समान संरचना है, इसे स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम्स की संरचना हो गई कि क्रोमोसोम जो है वो कैसा दिखता है अगर इसका इसकी हम स्टडी करते हैं तो। फिर आता है इसका फंक्शन, कि क्रोमोसोम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है आपको बताया गया है कि ये छड़ के समान संरचना होती है, सभी जीवों में इसकी जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है लेकिन निश्चित होती है, और इसके अलावा मनुष्य में जो है ये 23 जोड़े में होते हैं। इसमें से सबसे पहले इसका जो काम है वो है जनरेशन यूनिट, मतलब कि ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। फिर दूसरा है इसमें सेक्स क्रोमोसोम, जो है वो सेक्स का निर्धारण करता है कि होने वाली संतान जो है वो मेल है कि फीमेल है, वो जो है इसका निर्धारण करता है। फिर है सोमैटिक कैरेक्टर्स, अपने शरीर में जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं तो उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सोमैटिक कैरेक्टर्स का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग जो है आपको समझा दिया गया क्रोमोसोम्स के प्रकार, और इसका जो है क्रोमोसोम्स के टाइप बता दिए गए, पूरे फंक्शंस बता दिया गया और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। आज आप इसमें से जो है स्टडी करके बताइए कि इसमें से कौन सा
टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट्स कर सकते हैं।